हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आपको वेलकम करता हूं जीएसटी कोर्स के अंदर। लेके प्रभु का नाम दोस्तों शुरू करते हैं आज जीएसटी का कोर्स। हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी समझाएंगे और हर चीज के क्वेश्चन का आंसर भी देंगे कि ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट क्यों लाई। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बेसिक चीजें जानते हैं टैक्स के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, ये कोर्स किन किन के लिए रेलिवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको भी जीएसटी समझना है, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स समझना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए वैलिड है। दूसरी चीज, बीकॉम कर रहे हो आप, बीबीए कर रहे हो, सीए इंटर कर रहे हो, सीए फाइनल के बच्चों के लिए भी कुछ चीजें रेलिवेंट है अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, आइए लेट्स स्टार्ट द कोर्स। बेसिक्स अबाउट टैक्सेस। सबसे पहली बात तो टैक्स का बेसिक बताओ जी, टैक्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब सरकार हमारे यहाँ दो तरीके की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। हर एक जगह पे दो जगह के इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग, स्टेट गवर्नमेंट के अलग। सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो जीतता है वो बनता है देश का प्रधानमंत्री, और जो स्टेट के इलेक्शन जीतते हैं वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। वो कैसे जीते थे? सेंट्रल इलेक्शन से। स्टेट इलेक्शन से जीत के तो नहीं बने थे वो। स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन जीत के, जैसे हरियाणा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी, और जो दिल्ली के हैं वो है अरविंद केजरीवाल जी। तो वो लोग स्टेट के इलेक्शंस जीत के बने हैं चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी था। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, ये कोई टैक्स से रिलेटेड चीज है ही नहीं। दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हमारे यहाँ ना सेंटर और स्टेट की आपस में नहीं बनती, चाहे सेम पार्टी ही क्यों ना हो। हम ये मान के चलते कि भैया सेंटर और स्टेट की आपस में नहीं बनती, और सदियों से यही चला आ रहा है। ठीक है सर जी, फिर आगे बताइए, आगे क्या हुआ। अब हम बताते हैं जी टैक्सेस क्या होते हैं। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं दोस्तों, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्ज कीजिए आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा मार्केट से, मान लीजिए 100 रुपए का। सर 100 रुपए का चिप्स, इतना महंगा चिप्स। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, मान लो एक बार के लिए। अब हमारी इतनी बात तो मानोगे, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, चिप्स दिला रहा हूँ आपको बढ़िया 100 रुपए वाला। 100 रुपए का चिप्स आपने लिया मार्केट से, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो पीछे लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे इंक्लूडेड होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस का कोई लेना देना नहीं होता। अब ये है चिप्स मैन्युफैक्चरर कंपनी। ये क्या करती है, अपना चिप्स मैन्युफैक्चरर कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। सेल्स मान लीजिए 1 करोड़, खर्चे डाल के सारे नेट प्रॉफिट आया मान लीजिए 50 लाख। ठीक है बच्चों, सर इतना मार्जिन? अरे नहीं बच्चों, ये एक रफ कैलकुलेशन हमने की है। 50 लाख रुपए के ऊपर उसको डायरेक्ट टैक्स देने हैं जो उसके नेट प्रॉफिट के ऊपर लगेंगे। ठीक है, हम परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन में नहीं जा रहे अभी। अभी हमें सिर्फ ये समझना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। तो होता क्या है, नेट प्रॉफिट जो निकलता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है किसी बंदे का, वो होता है डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्स आप चिप्स खरीदते हुए देते हो, और डायरेक्ट टैक्स चिप्स खरीदने वाला जब अपने पूरे साल के खाते बनाता है, अकाउंट्स बनाता है, तो उसका जो प्रॉफिट आता है उस पे जो टैक्स देता है वो डायरेक्ट टैक्सेस में काउंट होता है, विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू योर इनकम। जो आपके इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लगे, जो फ्लैट परसेंटेज के हिसाब से लगे हर आइटम के ऊपर, हर सर्विस के ऊपर, हर गुड्स के ऊपर, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, एक और चीज यहां पे नोट करने वाली है, इनडायरेक्ट टैक्स आप सब दे रहे हो, आप सब दे रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी कभी कोई सामान खरीदते हो, एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को।
डायरेक्ट टैक्स वही दे रहा है जिसके पास नेट प्रॉफिट है। अगर धंधे में लॉस है तो वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देगा। सपोज मेरी चिप्स की सेल थी 1 करोड़, खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बचा मान लीजिए, नेट लॉस बचा मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना। तो इनकम टैक्स का मतलब ये है जो डायरेक्टली आपकी इनकम से एट्रीब्यूटेबल है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि पहले कौन कौन से टैक्सेस हमारे देश में लगते थे। हम पहले चल रहे हैं कि पहले कौन कौन से टैक्सेस हमारे देश में लगते थे और कौन कौन सी कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी, कौन कौन सी कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी, और क्या प्रॉब्लम रही कि गवर्नमेंट को जीएसटी लाना पड़ा। जीएसटी से पहले क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उससे पहले क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि जब तक आप दोस्तों ये नहीं समझोगे तब तक आपको जीएसटी की उत्पत्ति समझ नहीं आएगी। हाउ जीएसटी ओरिजिनेटेड, जीएसटी ओरिजिनेट हुआ कैसे, ये अगर आपको समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ हम चलते हैं अब पुरानी जनरेशन, 2003 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में टैक्सेस लगते थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी हमने बताया ना, जो सेल्स के ऊपर लगते थे, सेल ऑफ गुड सेल ऑफ सर्विस के ऊपर, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे, वो अपोर्शन करती थी स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कमाई थी, लेकिन प्राइमरी कलेक्शन अथॉरिटी, कलेक्टिंग अथॉरिटी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है इनकम टैक्स की। वो अपने आप अपोर्शन करती है रिस्पेक्टिव स्टेट्स को। सर इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही टफ होती होगी। अरे हमने क्या करना है यार, सरकार का काम है, सरकार देखे कैसे अपोर्शन करना है, किस सरकार को कितना पैसा देना है, हमारा काम नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले लोकल सेल्स टैक्स और वैट, ये मेजर टैक्स के कलेक्शन टूल्स थे स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के थे जी सीएसटी, एक्साइज और सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स था। वेल्थ टैक्स अब राइट नाउ नहीं लगता, तो हम इनकम टैक्स की ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एलएसटी और सीएसटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या लफड़ा था इसके अंदर कि गवर्नमेंट को ये चेंज करना पड़ा। लोकल सेल्स टैक्स, ये ईयर 2000 में हम पहुंच गए हैं दोस्तों। देखो क्या प्रॉब्लम क्या थी। सेल्स टैक्स, अब आप ईयर 2000 में हो मेरे साथ। सर हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, मुझे पता है आप पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हमारे देश की पुरानी टैक्सेशन पद्धति आपको जाननी जरूरी है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, तभी आपको पता चलेगा कि उसमें चेंज क्यों जरूरी था। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, आई होप सो ये तो आपको क्लियर है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो कोई आइटम मैन्युफैक्चर करता है। मैंने ये पेन बनाया, अब मैं हर एक एरिया के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता हूं, जिसके पास मैं इकट्ठा बल्क में माल बेचता हूं और वो एक एक दुकान पे जाके बेच के आता है। ये मैं हो गया मैन्युफैक्चरर, बी हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैंने हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर रख दिया, दिल्ली के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर रख दिया, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर रख दिया। एक हो गया रिटेलर, दुकान वाले हो गए छोटे छोटे, जिसको ये डिस्ट्रीब्यूटर माल पहुंचाएगा। मैंने इसको 10% रेट हम मान के चलते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, 10% का टैक्स का रेट हम मान के चलते हैं। ए ने 100 रुपए का माल बेचा, इन्हें 18% लगा दिया। चलो कोई बात नहीं जी, 18 कर लो जी टैक्स का रेट, 18 रुपए टैक्स लग गया। इसने माल बी को बेचा, बी कोई टैक्स नहीं लगाएगा, सी कोई टैक्स नहीं लगाएगा। सर ये कैसे 18% लगाया इसने? 18% तो टैक्स का रेट हम मान ही नहीं रहे, सॉरी टैक्स का रेट 10% ही था, लेकिन वो कैलकुलेट कर रहा है 180 के ऊपर। वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा है जो फाइनल कंज्यूमर के पास माल जाएगा उसके ऊपर टैक्स का रेट लगाया। ऑल्दो इसने 100 रुपए का ही बेचा है, लेकिन टैक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ओनली। मैन्युफैक्चरर ही टैक्स पूरा जमा करा देता था, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कोई टैक्स जमा नहीं कराना होता था। अब समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या थी? टैक्स की चोरी होती थी। कैसे होती थी सर ये बताओ सर, टैक्स की चोरी बताया करो सर, हम बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं टैक्स की चोरी कैसे होती थी, हमारा दिमाग तेज हो जाता है सर चोरी का नाम सुनते ही साथ। नहीं बच्चों, हमें टैक्स चोरी नहीं, हमें टैक्स प्लानिंग समझनी है। ठीक है जी, देखो जी, अब ए कहता है
मैं 180 का माल बेचता तो हूं, लेकिन गवर्नमेंट सी को कैसे पकड़ेगी? सी को पकड़ ही नहीं पाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं एमआरपी का ऊपर डिस्काउंट दिखा के इसको दिखा देता हूं कि यार मेरा तो मैक्सिमम 150 रुपए का ही माल बिकेगा, और गवर्नमेंट को 18 की बजाय 15 रुपए ही टैक्स जमा करा देता हूं। या सी बहुत शाना निकला, उसने 180 की बजाय 200 रुपए का बेच दिया, गवर्नमेंट के पास तो कोई टैक्स रिवेन्यू आया ही नहीं। अब गवर्नमेंट के पास तो स्टार्टिंग में 15 रुपए आए थे, वही रह गया, जबकि बेच गया 200 रुपए का। समझ रहे हो, गवर्नमेंट का टैक्स का रिवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया सर, गवर्नमेंट ने दिमाग लगा लिया सर। गवर्नमेंट समझदार है। सरकार ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई है, सरकार भी दिमाग लगाती है कि कैसे टैक्स बचाया जाए, कैसे टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट पेज। वैट, अप्रैल 2003 के अंदर दोस्तों वैट आया, और यूपी लास्ट स्टेट बनी जिसने 2008 में वैट को अडॉप्ट किया। अब आप समझिए डिफरेंस, समझिए वाई यूपी ने इतनी लेट अडॉप्ट किया, क्योंकि उन बेचारों को नॉलेज ही नहीं थी, कोई समझाने वाला बंदा ही नहीं था। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसको समझो प्रॉब्लम को, हमें नॉलेज के साथ फाइट करनी है दोस्तों हर एक स्टेप पे, ठीक है। जब वैट आया तो वैट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट बना, भाई हर बंदे को टैक्स देना है, ए को भी देना है, बी को भी देना है, सी को भी देना है, अपने रिस्पेक्टिव सेल्स के पोर्शन पे देना है। भाई ए ने 100 रुपए का माल दिया बी को, बी ने 150 रुपए का माल दिया सी को, ठीक है दोस्तों। 100 रुपए पे भैया अपनी परसेंटेज अपने आप टैक्स दो, अपने प्रॉफिट पे टैक्स आप दो, वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू आपने ऐड करी उतने पे टैक्स दो। आपने 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी, 10% टैक्स, 10 रुपए। 110 रुपए का सामान इसने बी को बेच दिया, बी 150 रुपए पे 15 रुपए लगाएगा, 165 रुपए। सी 180 रुपए पे 10% लगाएगा, 18 रुपए, ये हो गया 198 रुपए। सर ये तो बहुत ज्यादा टैक्स हो गया, पिछली बार तो आपने सिर्फ 18 रुपए सरकार को दिए थे, इस बार तो आप 10 रुपए ए से दिलवा रहे हो, 15 रुपए बी से दिलवा रहे हो, सी से 18 रुपए दिलवा रहे हो। यानी कि यूपी की गवर्नमेंट तो बहुत सही थी, उसने तो समझदारी दिखाई कि भैया वैट के अंदर तो हम कारोबारियों के ऊपर एडिशनल बर्डन डाल रहे हैं। दोस्तों जब 2003 में वैट आया था ना, इतना चिल्ली मची थी ना पूरे देश में, चिल्ली मची थी भाई सब, चिल्ली। सर कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो आप? अरे बच्चों मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं थी नॉलेज, पर बहुत शोर मचा था दोस्तों देश में। सारी सरकारें होए मार दिया रे, कारोबारी मार दिया, इतना टैक्स इतना टैक्स, ये सरकार तो कारोबारियों के खिलाफ है, ये है वो है। अब मेरे को बताना क्या सरकार ने गलत डिसीजन लिया था? अब आप समझो इस कॉन्सेप्ट को। मैं दोनों केस लेके चल रहा हूं, एक पहले एलएसटी वाला जहां फर्स्ट स्टेप पे 18 रुपए सरकार के पास चले गए थे मैन्युफैक्चरर से, होल 18 रुपए टू बी पेड बाय ए, फर्स्ट केस जो एलएसटी वाला केस था जो पहले चलता था 2003 से पहले, एंड नो टैक्सेस टू बी पेड बाय बी एंड सी। ठीक है दोस्तों, बी और सी ने कोई टैक्स नहीं दिया। अब दूसरे केस में आते हैं जी हम, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ए बी सी, 100 रुपए पे 10 रुपए, 110, 150 पे 15, 165, 180 पे 18, 198। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, 10 रुपए ए ने सरकार के पास जमा करा दिए, गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, यहां तक एकदम ओके है। अब बी कितना जमा कराएगा, 15 माइनस 10। बी क्या बोलेगा कि भैया 10 रुपए मैंने ए के थ्रू सरकार के पास जमा करवा दिए, तो मैं अपने हिस्से का 5 रुपए जमा कराऊंगा। एक और बात बताओ दोस्तों, बी की कॉस्ट क्या है इस माल की? 100 रुपए पे वैट है 10 रुपए, क्या बी की कॉस्ट 110 रुपए है या 100 रुपए है? आंसर इज 100 रुपए। वाई? 10 रुपए का उसने सरकार के पास एडवांस में टैक्स जमा करा दिया ए के थ्रू। दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक नया शब्द आया उस टाइम पे,
लोगों को समझ नहीं आया इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो क्या होता है, तो चिल्ली मची। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ए का हमें परचेज का कुछ नहीं पता, डाटा नहीं है, मैं मान लेता हूं ए का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। बी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, बी ने कहा भाई देखो मेरे को 15 रुपए देने हैं ना सरकार को, मैं तैयार हूं देने को, पर 10 रुपए ए ने जमा करा रखे मेरे नाम से क्योंकि मैंने माल ए से खरीदा है। तो बी कितने देगा, 15 माइनस 10, 5 रुपए। सी बोलता है जी 18 रुपए में से 15 रुपए मेरे बी ने जमा करा रखे हैं। इमीडिएटली उसकी जो परचेज है वो देखनी है। एक ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सी कहेगा भैया मैंने बी से माल खरीदा था, 15 रुपए का टैक्स बी ने जमा किया है। सी कहता है जी 18 माइनस 15, 3 रुपए, मैं 3 रुपए सरकार को देने को तैयार हूं। तो कितना पहुंचा सरकार के पास रिवेन्यू, 10 रुपए इसने जमा कराया, 5 रुपए इसने जमा कराया, 3 रुपए सी ने जमा कराया, 10 जमा 5 जमा 3, 18 रुपए। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, अगर इसने गलती से 200 का बिल काट दिया होता तो सरकार के पास पूरा रिवेन्यू जाता। आओ कैलकुलेट करते हैं। 200 के ऊपर 20 रुपए, 20 रुपए में से 15 रुपए कहेगा ये बी ने जमा करा रखे हैं, इसको कितना जमा कराना पड़ेगा, 5 रुपए। 5 जमा 5 जमा 10 हो गया ना 20 रुपए पूरे, तो सरकार का रिवेन्यू पूरा हो गया। लेकिन लोगों ने क्या अफवाह फैलाई, क्या अफवाह फैलाई, दंगे भड़काने की कोशिश हो गई थी दोस्तों। दंगे, लिटरली लड़ाइयां हो रही थी, नहीं वैट नहीं लगने देंगे, वैट नहीं लगने देंगे। मैं तो बहुत छोटा था, जब मैं गली में कंचे खेलता था ना बच्चों, तब की बात बता रहा हूँ आपको। ये सर आप कंचे खेलते थे, बेटा मैं गुल्ली डंडा भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता था। तो हुआ क्या दोस्तों, अब इसके बाद जब मुझे अकल आई, मुझे समझ में आने लगी चीजें, तो मैंने कहा सरकार तो बढ़िया स्टेप लाई थी, अपना रिवेन्यू भी ठीक कर लिया सरकार ने, और कोई गलत प्रैक्टिस फॉलो कर रहा था उसको भी रोक दिया। रिवेन्यू ठीक हो गया सरकार का, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यूपी की गवर्नमेंट को ये चीज समझने में 5 साल लगे दोस्तों। 2003 में हरियाणा ने लगा लिया, 2008 में यूपी ने लगाया। अब आप समझ रहे हो क्यों हमें स्किल्स बंदों की जरूरत है हमारे देश को। वाई आई एम रिपीटिंगली सेज कि भैया आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल बनना है, समझदार बनना है। अगर आप लोग समझदार बनोगे तभी तो देश का भविष्य समझदार होगा दोस्तों। देश, सीरियसली हम सब लोगों के साथ ही तो देश आगे बढ़ेगा ना, खाली मेरे आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, आप सब भी आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। चलिए जी आगे आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वैट के अंदर आया था वैल्यू एडेड टैक्स, जितना आपका प्रॉफिट उतना आपका टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया जी एक और कॉन्सेप्ट, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब दिक्कतें, सर ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, अगर इतना ही बढ़िया था तो जीएसटी क्यों लाना पड़ा। अब एक प्रॉब्लम भी थी उसके अंदर। वो प्रॉब्लम क्या थी वो समझिए। ए दिल्ली के अंदर बैठा है, बी हरियाणा के अंदर बैठा है और सी भी हरियाणा के अंदर बैठा है। ठीक है दोस्तों, एलएसटी जाता था लोकल गवर्नमेंट के पास, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास, सीएसटी जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब भी माल ट्रांसफर होता था एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे तो रिवेन्यू चला जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंटर और स्टेट की आपस में तू मैं रहती रहती है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंटर वाले स्टेट को नहीं देते थे। सर इससे क्या हुआ, आइए अब समझते हैं क्या हुआ। सर ए ने माल बेचा 100 रुपए पे 10 रुपए लगाया वैट, सीएसटी। 110 रुपए का माल बेचा, इसे 150 रुपए पे 15 रुपए वैट लगाया। अभी कैलकुलेशन देख रहे हैं, 180 पे 18 लगाया। इस बी को ये 10 रुपए का इनपुट नहीं मिला, मच गया बवाल कि सर हम ये इनपुट आपको नहीं देंगे, सीएसटी का वैट में इनपुट नहीं देंगे, सीएसटी आपको इन कैश जमा कराना पड़ेगा। अब since goods move from one state to another, central government will receive 10 rupees from a manufacturer। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10 रुपए का रिवेन्यू पहुंच गया। बी से हरियाणा सरकार के पास 15 रुपए का रिवेन्यू आया। हाँ 18 माइनस 15 हो जाएगा, यहां से 3 रुपए ही हरियाणा गवर्नमेंट के पास गया क्योंकि सेम सरकार थी, हरियाणा। यहां इनपुट मिल गया, लेकिन ये वाले 10 रुपए का इनपुट बी को नहीं मिला। तो आइडियली सरकार के पास, दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया 10 रुपया, यहां स्टेट गवर्नमेंट के पास 15 और 3 18 रुपया। टैक्स ज्यादा चला गया ना दोस्तों, 10 जमा
15 जमा 3, 25 और 3 28 रुपए। आइडियली कितना जाना चाहिए था? 18 रुपए टैक्स। दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ये हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, टैक्स ऑन टैक्सेस। टैक्स ऑन टैक्सेस क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि बी के लिए ये 10 रुपए का कॉस्ट बन गया। बी का परचेज प्राइस 100 जमा 10 110 रुपए हो गया, और वो अब इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेचेगा। उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। पहले कितना मार्जिन था उसका? 50 रुपए। अब उसका मार्जिन बेचारे का रह गया 40 रुपए। तो आइडियली ये क्या करेगा? ये 150 की बजाय 160 का बेचेगा। और कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस में क्यों कह रहा हूं इसको? क्योंकि टैक्स ऑन टैक्सेस लग रहा है। वो 10 रुपए बार बार कॉस्ट में ऐड हो रहा है और उस पर बार बार टैक्स लगाया जा रहा है। दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ये प्रॉब्लम थी। अब इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। कोई बात नहीं। Haryana government will not give any input tax credit since taxes have been deposited with central government. Haryana government will receive 15 rupees from B and 3 rupees from C. Central government will rupees 10 rupees as LST नहीं है बच्चों, CST। अच्छा, अब एक और बात बता देता हूँ। CST कहने को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नाम सेंट्रल लगता है, जाता वो स्टेट के पास ही था रिवेन्यू। पर आप अभी इजी कैलकुलेशन के लिए ये समझो वो सेंटर के पास ही जा रहा था। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहिए। तीनों सेम स्टेट में है, स्टेट अलग नहीं है। प्लीज नोट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टेट अलग नहीं है। ए ने, बी ने, सी ने, सबने दिल्ली में ही काम कर रखा है। 500 रुपए की सेल करी, 50 रुपए वैट लगाया, 550, 1000, 100, 1100, 2200, 2200। ठीक है जी। दिल्ली गवर्नमेंट के पास कितना रिवेन्यू ए देगा, कितना रिवेन्यू बी देगा, कितना रिवेन्यू सी देगा? कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ए को मिलेगा, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बी को मिलेगा, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट सी को मिलेगा? एक हिंट दे देता हूं, ए का इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 होगा क्योंकि उसकी परचेज की डिटेल हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक और लफड़ा, सारे लोग पहुंच गए सरकार के पास। सरकार मर गए, आपने वैट लगा दिया, लेकिन इतने बड़े बड़े टैक्सेस, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस लगा दिया, इंटरस्टेट माल मूव कैसे करे? अगर होंडा की कार्स बिकती थी तो बेचारे होंडा वाले हर स्टेट में जाके मैन्युफैक्चरिंग तो खोलेंगे नहीं। हर स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग तो कोई खोलेगा नहीं, 2 या 3 स्टेट में ही खोलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो कहते हैं अगर हम हर स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं खोलेंगे तो कैसे काम चलेगा भैया? इतना टैक्स, 10-10% का कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स लग जाएगा। सरकार ने बोला रुको रुको, तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। सभी लोग बैठ गए, हाँ जी सरकार बताओ क्या सॉल्यूशन है, हम तैयार हैं। सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स की मीटिंग बुलाई, आ जाओ भाई सारे, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या कर सकते हैं हम, व्यापारी बड़े परेशान हैं, व्यापारियों का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम कर दिया गया। ये 4% मैंने देखा है, 2% मैंने देखा है, उससे पहले मुझे नहीं पता ये कितना था। 4% 2% मैंने अपनी लाइफ में देखा है, उससे पहले कितना था मुझे नहीं पता। हम इजी कैलकुलेशन के लिए 2% ही रखते हैं इसको। 2% लास्ट था जब जीएसटी आया सर, मतलब 2017 तक सीएसटी 2% का कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस चल ही रहा था। हाँ जी, चल ही रहा था। फिर हम कैसे डेवलप्ड देश बनते सर? अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला भैया दिल्ली में मैन्युफैक्चरर है, हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर है, हरियाणा में रिटेलर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब 100 रुपए पे 2 रुपए लगाया सीएसटी, इसका इनपुट बी को नहीं मिलेगा। 15 रुपए इसने टैक्स लगाया, 18 रुपए इसने टैक्स लगाया। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो 10 रुपए था, जो 10 रुपए होता था, वो घट के 2 रुपए का रह गया। लेकिन ये 2 रुपए का इनपुट आगे नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड एक और कंडीशन लगाई। एक और कंडीशन क्या लगाई भाई? बी, तू माल कंज्यूम नहीं करेगा, तू आगे रीसेल करेगा भाई। ऐसा ना हो कि तू खुद ही कंज्यूम कर ले माल। कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर कंजम्पशन होगा तो
2% का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब बी, सरकार कैसे सुनिश्चित करे कि इसने पक्का कंज्यूम किया है या नहीं किया है? बी जाएगा अपने हरियाणा के एच वैट डिपार्टमेंट, हरियाणा वैट डिपार्टमेंट, कि भैया मेरे को प्लीज विनती है एक सी फॉर्म दे दो, ए वाला बंदा मेरा सिर खा रहा है। वो कह रहा नहीं तो 10% टैक्स लगा दूंगा। ये कब होता था? माल की ट्रांजेक्शन हो जाती थी, 2% लग के बिल आ जाता था, माल पहुंच जाता था, क्वार्टरली सी फॉर्म निकलवाने होते थे। बी अपने डिपार्टमेंट जाता था कि भैया सी फॉर्म दे दो, सी फॉर्म लेके और वो ए को दे देता था, ए अपने डिपार्टमेंट में वो सी फॉर्म जमा करा देता था। तो ए की सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार खुश हो जाती थी, चलो भैया मेरे डीलर ने सी फॉर्म दे दिया। ठीक है जी। अब बी को अपने एचवैट डिपार्टमेंट जाना है और बोलना है भैया मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं आगे इसको फर्दर रीसेल करूंगा। अगर बी ने इसको रीसेल कर दिया तो यहीं से हरियाणा गवर्नमेंट के पास 15 रुपए का रेवेन्यू आ गया। अब इसके बाद चाहे सी कंज्यूम भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सीएसटी एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, टैक्सेस टू बी लेविड वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड स्टार्टेड। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स नहीं था। ये भी बताएंगे आपको आगे आ रहे लेक्चर्स में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। ठीक है जी। अब ठीक है दोस्तों, बी विल प्रोवाइड सी फॉर्म फ्रॉम विच हरियाणा वैट डिपार्टमेंट एंड विल प्रोवाइड टू ए इन दिल्ली। ठीक है, विच विल बी डिपॉजिटेड बाय ए इन देयर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। अब एक और कॉन्सेप्ट आया जी, एफ फॉर्म। और भी बहुत सारे फॉर्म थे, फॉर्म 38 था, यूपी के अंदर फॉर्म 38 चलता था। माल यूपी के बॉर्डर को क्रॉस कराने के लिए फॉर्म 38 होना चाहिए था। अगर फॉर्म 38 नहीं था तो आप यूपी के स्टेट के बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकते थे। अगर डिपार्टमेंट पकड़ लेते थे तो बड़ी मुसीबत हो जाती थी। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है उनको पता है। एफ फॉर्म, सर एफ फॉर्म क्या है? देखिए सर, आप ये क्या करा रहे हो, ये हमारे कोर्स में भी नहीं है बच्चों। जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, जीएसटी क्यों, तब तक जीएसटी पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा ना। और आज भी एक प्रॉब्लम है जो पिछली टाइम से ही चली आ रही है। चलिए जी, एफ फॉर्म क्या था? स्टॉक ट्रांसफर। एफ था स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन ब्रांचेस इन टू स्टेट्स। अब होंडा की ही दो ब्रांचेस थी, होंडा की ही दो ब्रांचेस थी। तो हुआ क्या, एक ब्रांच उसकी दिल्ली थी, एक ब्रांच उसकी यूपी थी। उसको अपना स्टॉक ट्रांसफर करना था यहां से यहां। तो क्या होता था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल मूव कर गया, 2% का नुकसान तो होगा ही होगा। 2% इनपुट रिवर्स करना पड़ता था। बस आप ये समझ लो, इजी कैलकुलेशन के लिए आप समझ लो 2% का नुकसान तब भी था। एफ फॉर्म पे भी 2% का नुकसान होता ही होता था। स्टॉक ट्रांसफर हो या कुछ भी हो, 2% का नुकसान होना ही होना है अगर आपके गुड्स इंटरस्टेट मूव कर गए तो, प्रोवाइडेड यूपी की स्टेट से वो सी फॉर्म ला के दे। नहीं, यहां पे होता था एफ फॉर्म, सॉरी एफ फॉर्म ला के दे तो 2% का नुकसान के साथ पेंडा छूट जाएगा, नहीं तो 10% पूरा जो भी वैट का रेट था वो लग जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम स्टेट स्टेट पे थे। ठीक है जी, अब हम सेंटर को मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। सर अभी भी तो था ना सेंटर, सर थोड़ा सा तो सेंटर था, थोड़ा सा सेंटर था। अच्छा ओके, अब आ जाते हैं जी एक्साइज और सर्विस टैक्स के ऊपर। सर अभी धुआं निकलना शुरू हो गया, कानों में से धुएं निकल रहे हैं बच्चों के। एक्साइज क्या था सर, ये भी बताओ। एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। मान लीजिए ये बंदा एक्साइज में रजिस्टर्ड है, ये एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, ये एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए पे 10 रुपए एक्साइज लगाई, 110 रुपए वैट लगाया, 10% 11 रुपए, 121 रुपए का माल सी को दे दिया। इसकी कॉस्ट हमें नहीं पता क्या है तो हमने एनए कर दिया। इनपुट टैक्स रेट हमें नहीं पता, कितना टैक्स इसने जमा किया, 10 रुपए एक्साइज जमा किया, 11 रुपए वैट जमा किया। 10 रुपए कहाँ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक्साइज कहाँ जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और वैट कहाँ जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर इतना कंफ्यूजन है, कौन सा पैसा सेंट्रल सरकार के पास जा रहा है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, थी प्रॉब्लम दोस्तों। इसके बाद अब सी बेचारा एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं था। एक्साइज में किसको रजिस्ट्रेशन लेना होता था, दैट इज आउट ऑफ आवर स्कोप। कुछ टर्नओवर की लिमिट थी, अगर आपका इतना टर्नओवर से ऊपर है और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको एक्साइज का रजिस्ट्रेशन लेना होता था।
बेचारा एक्साइज नहीं लगाएगा। 200 रुपए, 20 रुपए, 220 रुपए का माल इसने डी को बेच दिया। कॉस्ट मैं मान के चल रहा हूं तीनों सेम स्टेट में है, तीनों सेम स्टेट में है। ये 10 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू गया, सरकार ने दबा लिया। अच्छा, एक्साइज का इनपुट नहीं देंगे हम, भूल जा। कहाँ आ गया तू, किस गली आ गया भाई? गली गलत आ गया भाई, तू सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में एडजस्ट करा देंगे हम, सीएसटी में भी नहीं करने देंगे। अब याद करो मैंने लाइन बोली थी, सीएसटी का रेवेन्यू जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास ही। सिर्फ इजी आपको समझाने के लिए मैंने बोला था सीएसटी, ठीक है। तो अब क्या मुसीबत हुई, ये इस बेचारे ने 220 रुपए में 20 रुपए माइनस 11 रुपए, ये तो उसको इनपुट मिल गया, 20 माइनस 11, 9 रुपए। 20 रुपए इसका टोटल वैट बनता था, 20 रुपए में से 9 गए 11 रुपए, ये 11 रुपए वैट इसने जमा करा दिया, लेकिन एक्साइज का इनपुट इसको नहीं मिला। डी आया 300 रुपए का माल बेचा, एक्साइज का इनपुट इसको भी नहीं मिलेगा। 300 रुपए, 30 रुपए, 330 रुपए, फिर कॉस्ट 200 रुपए, क्योंकि इसको ये वाला इनपुट मिल गया। कॉस्ट इसकी 200 रुपए, लेकिन ये बेचारे सी के ये 10 रुपए की कॉस्ट एक्साइज वाली कंटिन्यू रही। आगे कितने मर्जी डीलर इसको बेचते जाए, वो 10 रुपए तो सबके लिए कॉस्ट बन चुकी है, क्योंकि वो टैक्स का इनपुट कहीं नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। 30 माइनस 20, 20 रुपए का इसको इनपुट टैक्स रेट मिल गया, 10 रुपए इसने टैक्स जमा करा दिया। दिस 10 रुपीज एक्साइज इज ऑल्सो मेकिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ये 10 रुपए का जो एक्साइज है दैट इज ऑल्सो मेकिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्सेस। अब एक और बवाल था सर, सर्विस टैक्स आ गया जी 1994 में, और आटे में नमक मिलाने के लिए और कंफ्यूजन फैला दो, ऐसा कंफ्यूजन कर दो बच्चों के कान में से धुआं निकल जाए, धुआं निकाल दो बच्चे के कान में से। 1994 में लगाया सिर्फ 4 सर्विसेज के ऊपर, धीरे धीरे करके बढ़ा दी। ए बिजनेसमैन वाज रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लायंस ऑफ सेल्स टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स। तीनों की अलग अलग रिटर्न जाती थी, अलग अलग टाइम पीरियड में उनकी पेमेंट्स थी, सब कुछ अलग अलग रिटर्न में, मंथली, किसी की क्वार्टरली, किसी की 6 मंथली। तो हुआ क्या, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, कब कौन सी रिटर्न की डेट है, कब किसकी असेसमेंट लग रही है। स्टेट वाले अलग असेसमेंट लगाते हैं, एक्साइज वाले अलग लगाते हैं, सर्विस टैक्स वाले अलग लगाते हैं। एक पॉइंट, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे, क्या इन दोनों का इनपुट आपस में अलाउ होना चाहिए? दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे, आंसर इज यस। दोनों का रिवेन्यू एक ही सरकार के पास जाता है, एक्साइज का इनपुट सर्विस टैक्स में और सर्विस टैक्स का इनपुट एक्साइज में मिल जाता था। ओके, दैट्स गुड। क्या गुड सर, इतनी सारी तो कंफ्यूजन थी, छोटी सी बात से क्या सॉल्यूशन निकलेगा। कॉमन सिस्टम वाज रिक्वायर्ड टू मेक इंडियन बिजनेस ग्रो। कॉमन एक सिस्टम चाहिए था जिसमें एक ही तरीके की रिटर्न जाए, चाहे मंथली जाए, चाहे 6 मंथली जाए, चाहे क्वार्टरली जाए, रिटर्न एक ही जाए। दिस हैज गिवन टू राइज टू जीएसटी। अब एक बात बताइए, वैट के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेजने में कितनी प्रॉब्लम थी। सी फॉर्म लाओ, फॉर्म 38 लाओ, फॉर्म 38 और सी फॉर्म दोनों अलग अलग चाहिए होते थे यूपी में माल भेजने के लिए, इसीलिए निकम्मों ने 2008 तक लटकाए रखा, सॉरी 2008 में तो वैट्स को लटकाए रखा, सॉरी। बेसिकली यूपी के अंदर बहुत दिक्कत थी दोस्तों, मुझे याद है गाड़ियां पकड़ ली जाती थी और एसएससी को बहुत परेशान किया जाता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद थैंकफुली कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, एक मैं मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैंने ले लिया सर्विस टैक्स का नंबर, ठीक है जी, मैंने खरीद लिया कंप्यूटर, भाई सीए हूं, कंप्यूटर तो चाहिए काम करने के लिए। कंप्यूटर के ऊपर क्या लगता था, वैट, उसका इनपुट नहीं मिलता था। मैंने खरीदा ऑफिस का फर्नीचर, उसका इनपुट नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि वो था वैट, गुड्स के ऊपर लगता था वैट, सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एडिशनली लगता था एक्साइज। सर ये बवाल तो बहुत ज्यादा हो गया है। यस बच्चों यस, तभी तो excise and service tax can be used with each other because these taxes are of central government.
VAT cannot be used with any of the excise and service tax because it is of the state government. That's why दोस्तों हमारे देश को बहुत जरूरत थी जीएसटी की. आई होप सो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. आपके घर में अगर कोई बिजनेस कर रहा है उस टाइम से, तो आप उनसे पूछना. ये सी फॉर्म, एफ फॉर्म और भी होते थे, डी फॉर्म भी होते थे, एच फॉर्म भी होते थे, एक्सपोर्ट के फॉर्म्स, वो मैं नहीं करा रहा हूँ आपको. सी फॉर्म और एफ फॉर्म बहुत कॉमन फॉर्म्स होते थे, तो आप पूछना उनसे. क्या बहुत बवाल था क्या? ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको जीएसटी का हमारा पहला लेक्चर पसंद आया होगा. एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें. ये कोर्स आप सबके लिए वैलिड है दोस्तों, जिसको भी जीएसटी सीखना है, जिसको भी जीएसटी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली समझना है. जय हिंद दोस्तों. Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.